नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। साथियों, आज हमारे समाज में समान नागरिक संहिता एक चर्चा का विषय है, जहां एक ओर सरकार कह रही है कि वह देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं हमारे देश का एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है कि किसी भी स्थिति में देश में समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करते हुए, प्रावधान करते हुए कहा था कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 71 वर्ष के बाद भी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने में असफल रहा है। साथियों, देश में गोवा एकमात्र एक राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिस पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों ने गोवा की शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए थे। गोवा की समान नागरिक संहिता उन्हीं कानूनों में से एक है। तो वर्ष 1867 से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। यद्यपि भारत में समान नागरिक संहिता की मांग कई दशकों से होती रही है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रावधान किया था, लेकिन कई ऐसे अवसर आए हैं जहां पर न्यायपालिका ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की। देश में पहला ऐसा मामला वर्ष 1985 में आया, जिसे हम साहबानो का केस कहते हैं। साहबानो का मामला था जिसमें उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और साहबानो ने अपने भरण पोषण के लिए, गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद बात करें तो वर्ष 1995 में भी सरला मुद्गल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की सिफारिश की थी। कहा था कि सरकारों को समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। साथियों, समान नागरिक संहिता अभी चर्चा में क्यों आया? जैसा हमने बताया कि देश का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है और अभी कुछ दिन पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएस बोबड़े ने गोवा की नागरिक संहिता की सराहना करते हुए कहा था कि देश के बुद्धिजीवियों को, संविधानविदों को गोवा की समान नागरिक संहिता को देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि यह किस प्रकार कार्य कर रही है और किस प्रकार वो सारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। तो साथियों, समान नागरिक संहिता वास्तव में क्यों आवश्यक है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में विधि का शासन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। सभी को विधिक समानता मिली हुई है और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत के आधार पर
दंड दिया जाता है। लेकिन साथियों, हमारे देश में सभी धर्मों में विवाह, तलाक, संपत्ति, उसके उत्तराधिकार के बारे में अलग अलग नियम हैं। यानी सभी धर्मों में विवाह के बारे में, तलाक के बारे में, संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में या गोद लेने के बारे में अलग अलग प्रावधान हैं। हिंदुओं में कुछ और है तो इस्लाम धर्म में कुछ और है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम मैरिज एक्ट, यानी मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में जो प्रावधान है उसमें कहा गया है कि एक पत्नी के रहते हुए एक व्यक्ति को, एक पुरुष को 3 और विवाह करने का अधिकार है। यानी एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में देखेंगे अगर, तो हिंदू विवाह अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि एक पत्नी के रहते हुए यदि कोई हिंदू पुरुष दूसरा विवाह करता है तो वह अपराध है और उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में विवाह एक संविदा है, जबकि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। तो जिस प्रकार से अपराध के लिए हमारे देश में एक समान नियम लागू है, समान कानून लागू है, जिसे हम आईपीसी या सीआरपीसी कहते हैं, उस प्रकार से कोई ऐसा नियम हमारे देश में नहीं है जो विभिन्न धर्मों के विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार या गोद लेने की व्यवस्था को नियमित करते हों, सीमित करते हों। और अलग अलग व्यवस्था होने के नाते, अलग अलग प्रावधान होने के नाते कई बार महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है और ऐसे में हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का कानून असहाय हो जाता है उस पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में। तो ये जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में विवाह और तलाक के अलग अलग प्रावधान हैं, इसका कई व्यक्तियों ने दुरुपयोग किया। एक ऐसा ही मामला था जो वर्ष 1988 में आया, मीना माथुर और जितेंद्र माथुर का। वर्ष 1978 में जितेंद्र माथुर और मीना माथुर का विवाह हुआ। उनके 3 बच्चे थे। लेकिन विवाह के 10 वर्ष बाद जितेंद्र माथुर ने दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उसने एक सुनीता नाम की लड़की से विवाह कर लिया। सुनीता ने भी अपना नाम बदल करके फातिमा कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों व्यक्ति जो हिंदू थे, वो हिंदू धर्म में अगर रहते तो दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन दूसरा विवाह करने के लिए जितेंद्र ने अपना नाम बदल लिया, अपना धर्म बदल लिया और सुनीता ने भी अपना धर्म बदल लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक साथ रहने के बाद जितेंद्र माथुर ने सुनीता उर्फ फातिमा को छोड़ दिया और पुनः अपनी पूर्व पत्नी मीना माथुर के पास चला गया। अब ऐसे में जो सुनीता उर्फ फातिमा के साथ अन्याय हुआ, उसको न्याय किस आधार पर दिया जाए? क्योंकि जितेंद्र, जिसने विवाह के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म में विवाह की अलग व्यवस्था है, उसके अलग कानून है, इस्लाम धर्म में अलग कानून है। तो प्रश्न ये उठता है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो अलग अलग विवाह की मान्यताएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अलग अलग होने के नाते कई ऐसे अवसर आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है और कानून वहाँ पर बिल्कुल असहाय रहा है उन पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इसीलिए लंबे समय से यह मांग होती रही है कि विवाह, तलाक, संपत्ति, उसके उत्तराधिकार के बारे में देश में एक समान कानून हो। तो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसीलिए है
कि देश में जो विभिन्न धर्म हैं, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी के लिए एक ऐसा समान कानून बनाया जाए जो इन धर्मों के लोगों के विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार या गोद लेने की जो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, उनको समान किया जाए। क्योंकि किसी व्यक्ति के अधिकारों का यदि हनन हो तो न्यायपालिका उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सके। इसीलिए लंबे समय से इस बात की मांग होती रही है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए, और जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी। लेकिन आज यह विषय एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। एक दल कहता है, एक पार्टी कहती है कि इसको हमको लागू करना है, दूसरा दल कहता है नहीं, ये एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण है। तो ऐसा नहीं कि भारत ही एक ऐसा देश जहां पर इसकी मांग हो रही है। विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता पहले से स्थापित है, लागू है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऐसे तमाम देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता पहले से लागू है। और भारत में भी समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की आवश्यकता है, न केवल विधिक समानता के लिए, बल्कि महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी भागीदारी के लिए और समानता स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता की हम बात करते हैं तो यह आवश्यक तो है, लेकिन एक चुनौती भी है। चुनौती क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को, देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक क्रियाकलापों करने का अधिकार है, अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार है। लेकिन समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि देश में समान नागरिक संहिता की स्थापना कैसे की जाए, उसको कैसे लागू किया जाए। तो इसके लिए हमारे संविधानविदों को, बुद्धिजीवियों को एक ऐसे मध्य मार्ग को निकालने की आवश्यकता है जहां पर धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसा कानून बनाया जा सके जिससे विभिन्न धर्मों में जो विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार के अलग अलग प्रावधान हैं, उन पर समान कानून लागू किया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता हमारे देश की आवश्यकता है। यह न केवल विधिक समानता की स्थापना करेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों को पूरा करेगा, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। इसलिए सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि शीघ्र से शीघ्र देश में समान नागरिक संहिता को लागू करें और जो विभिन्न धर्मों में विवाह, तलाक, संपत्ति, उसके उत्तराधिकार के बारे में अलग अलग कानून हैं, वो समाप्त हों और एक न्याय आधारित, समानता आधारित समाज की स्थापना हो। तो आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।